अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। एक इंतहाई तशवीशनाक मामले पे आज मैं बात करना चाहूँगा और वो मामला ये है कि पिछले कई दिनों से, रादर हम महीनों की अगर हम बात करें, कराची के ताजरों को, कराची के बिल्डर्स को एक बार फिर भत्ते की पर्चियाँ मिलना शुरू हो गई हैं और कई एक ताजरों को बाकायदा गोली में लिपटी हुई ये पर्चियाँ मौसूल हुई हैं। और इसके साथ साथ जो अब तक की ऑब्जर्वेशन है, जो अब तक की फाइंडिंग सामने आ रही है कि इसमें जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें ईरान और इमाराती सिम्स जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स और जो ज़ेली चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं वो तमाम जो है इस वक्त ताजरों को, बिल्डर्स को, सरमायाकारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रही हैं, जबकि दूसरी तरफ पुलिस, इंतज़ामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और CPLC कोशिश में है कि एक ऐसी जामे एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि इस नासूर का खात्मा किया जाए, क्योंकि देखा कि एक डेकेड पहले ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद रास्त इक़दाम हुए और उसके नतीजे में सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन अब ये दोबारा एक राइजिंग देखी जा रही है। क्या मामला है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब, जो कि सरपरस्त आला हैं ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया गोपलानी साहब आपके वक्त का। और साथ ही साथ शब्बर मलिक, जो कि डिप्टी चीफ ऑपरेशन सिंध हैं CPLC के, वो भी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शर्जील साहब, मैं आपकी तरफ पहले आता हूँ, ये बताइएगा, ये अल्लाह अल्लाह करके इस नासूर से हमारी जान छूटी थी, मामलात बेहतर हुए थे, उसके बाद अचानक ये इजाफा क्यों, क्या आपकी फाइंडिंग्स हैं? देखें नन भाई, मेरे हिसाब से तो ये है क्योंकि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व रहे हैं इस पूरे केसेस में, और 2010 के टाइम पे जो मामला थे उस वक्त हम CPLC के राय रास्ते साथ, तब तो बहुत बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही ताज इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद की और उसके बाद इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कुछ पावर्स मिले, उसके बाद ये चीज़ें कंट्रोल हो गई थी। देखिए फाइंडिंग हमारी ये है कि हमारे हिसाब से आज तक ये बर्ताव बंद ही नहीं हुआ। देखिए हुआ ये ज़रूर है कि चंद दिनों की खामोशी हो जाती है, फिर अचानक से कोई बड़ी पर्ची आती है या बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इसके बाद आपको फिर दोबारा शुरू हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम एक सानिया हुआ, शहजाद जाफरानी जो कि ट्रिपल मार्केट का एक व्यापारी था, उसको डराने के लिए उन्होंने फायर किया और गलती से वो फायर जाके उसके सर में लग गया और ऑन दी स्पॉट उसकी शहादत हो गई। फिर ये मसला दोबारा उठा और उसके बाद फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दोबारा काम शुरू किया। फिर हमने वही बात आई, देखें हुआ ये है कि दो एलिमेंट थे जो यहाँ पे बत्ता लेते थे, जो हमने उस वक्त नोट किया। एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो डरा धमका के लेती थी, उसको उन्होंने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया हमारे इदारों ने, और वो उनके कंट्रोल में थे, वो चीज़ें खत्म। ठीक है, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज के अस्करी विंग्स खत्म हुए थे, उसके बाद ये मामला जिसमें आपका जो जोड़िया बाजार और पूरा इलाका जो है वो सेंट्रल भी था, सारी चीज़ें, लियारी गैंग वॉर वगैरह जब लियारी गैंग वॉर जो है वो एक अलग एलिमेंट था, वो पॉलिटिकल उस पर आप नहीं ले जाएंगे, क्योंकि लियारी गैंग वॉर जो चला रहे थे वो वाकई गैंग वॉर के लोग थे जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो उन्होंने एक शेल्टर जरूर लिया था किसी पार्टी का, बट उनका उससे कोई वास्ता नहीं था। उल्टा उन्होंने ब्लैकमेल करके अपने MPs और MNs लेकर आए थे उस पॉलिटिकल पार्टी के शेडो में। अब लियारी गैंग वॉर के सरगुना, उसको आज तक एक केस में भी सजा नहीं हुई, 70 के करीब केसेस में वो बाइज्जत बरी हो चुका है। अब इसमें आप अलमिया कहते हैं, ये जुडिशियल सिस्टम का ही फॉल्ट है। चले, वो सब जुडिस है क्योंकि वो मामला वहाँ पे चल रहे हैं। मैं चाहूंगा इसके ऊपर, उसके जो बाकी थे ताजू, आज तक ताजू हाथ में नहीं आया। ताजू मेन सरगुना था जो ये पूरे विंग्स को चलाता था। आज तक ताजू का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गया, तो ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। वसीउल्लाह लाखों ईरान में बैठ के वहाँ के सारा नेटवर्क चला रहा है। हम वहाँ तक इंटरपोल के थ्रू हम क्यों नहीं पहुँच पाए, हमारे इदारे ने अब तक इंटरपोल से रब्ता क्यों नहीं किया? यही लोग अभी सरगर्म है। देखिए मेन जो है मामला, मैं ये समझता हूँ कि ताजू मेन चीज़ है। जब तक ताजू आपके हाथ में नहीं आएगा, ये वैंस आपको मिलती रहेंगी। कभी आपको जो है ये कोई एक और नया नाम आया, काठियावाड़ी, समत काठियावाड़ी, उसका नाम आया है, अब वो भी चलना शुरू हुआ है। एक और नया नाम अभी कोई और आ जाएगा। जब तक वसीउल्लाह लाखों इनके हाथ में नहीं आता और ताजू हाथ में नहीं आता, ये एलिमेंट कहीं ना कहीं से छोटे मोटे टिच्चे तो हर वक्त मौजूद होते ही हैं और वो चलते रहें। अच्छा, हो ये रहा है 10,000 से लेके 50,000 लाख रुपए तक की जो पर्चियाँ वो लोग डायरेक्ट दे देते हैं और वो आगे नहीं आती, खामोशी से उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करते। जहाँ पे करोड़ों का और लाखों का मामला आता है तो वो जाके कहीं पे रिपोर्टिंग होता हो। देखिए CPLC में अच्छा काम किया, हमेशा CPLC ने ताजरों को सपोर्ट किया। इसके साथ एक पैरेलल इदारा बना था RSTF, रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स। आज रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स हमें कहीं नजर नहीं आती। RSTF के आने के बाद बहुत से मामला बेहतर हो गए थे। देखिए अहमद चुनाई के साथ जो टीम काम करती थी, इदरीस मेमन थे, नजीब दाना वाले साहब इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद किया, इन्होंने बड़ा शहर के लिए काम किया।
इनको बहुत सी चीज़ों का पता है। शब्बर मलिक पुराने इन्होंने जो है आपका जो किडनैपिंग्स होती थी, आपको पता है किडनैपिंग को ख़त्म करने में CPLC का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हर जगह जो है किडनैपर्स की फैमिलीज़ को सपोर्ट की, उनके जो मामला थे उसमें हर जगह इन्वॉल्व रहे। आज देख लें कि किडनैपर्स की फैमिलीज को नहीं, जो किडनैप हुए हैं हाँ। उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट की, उनके सही तरीके से मामला को देखा और फिर तमाम केस वो ख़त्म करवाए। ख़त्म मतलब वो जो लोग मुल्जिमान थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचवाया। तो शब्बर मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी चीफ ऑपरेशन सिंध हैं CPLC के। शब्बर साहब, ये फरमाइएगा, कराची में एक बार फिर ताजरों को और जो आपके बिल्डर्स हैं इनको भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं और गोली में लिपटी हुई पर्चियां मिल रही हैं। क्या आप तो समझते हैं कि ये तासुर सही है? CPLC में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? अगर रिपोर्ट हो रहे हैं तो कितने रिपोर्ट हो रहे हैं और क्या फाइंडिंग्स इस वक्त है CPLC की? शब्बर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने CPLC का पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए फ़ोन किया, रब्ता किया हमसे। ये बिल्कुल जी किसी हद तक ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास अगस्त के अंदर एक्सटॉर्शन के अंदर कुछ राइज देखा गया और हमें 19 केस रिपोर्ट हुए जो कि एक्सटॉर्शन के थे। और जब उनका डाटा कंपाइल किया गया तो जो चीज़ देखने में आई कि सिर्फ ऐसे 2 नंबर थे जिनसे सब लोगों को धमकी आमेज फोन आ रहे थे, जिससे ये साबित होता है कि ये कोई खास अपना मखसूस गैंग है जो ये काम कर रहा है। इसके ऊपर CPLC के पास सारे डिटेल्स हैं। CPLC SIU के साथ मिलके और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलके इसके ऊपर काम कर रही है। और जो लोग सेफ हेवन में हैं और वो समझते हैं कि वो अनटचेबल्स हैं और उनके ऊपर भी बहुत सीरियस काम हो रहा है। होम डिपार्टमेंट के अंदर उनके ऊपर भी काफी पेपर वर्क हो गया है और होपफुली वो लोग चूंकि आइडेंटिफाइड है तो दे विल बी अरेस्टेड सून। जी गोपलानी साहब, आइडेंटिफाइड हैं लोग? मैं वही बात कह रहा हूँ ना। और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ दो नंबर से जो है सबको कॉल्स आ रही हैं। इसका मतलब है यही होता है। देखिए, वो ग्रुप काम कर रहा होता है, वो अपना अब ये लिमिट तक 1 2 3 6 महीने तक जब तक ये आइडेंटिफाई हुई है ये सिम चलेगी। अब नई सिमें आ जाएंगी। वही ग्रुप कर रहा है। मेन वही मैं आपको बता रहा हूँ, एलिमेंट मेन लियारी गैंग वॉर का ही है पीछे और कोई नहीं है। और ये जो आप नाम बता रहे हैं, ये ताजू और समद लाखो और समद काठियावाड़ी, वसीउल्लाह लाखो, ताजू, ये मेन। देखिए, ताजू मेन है। ताजू का दिमाग था। ताजू जो है ये लियारी गैंग वॉर को सही मानूं में ताजू चलाता था। बाबा लाडला वगैरह तो इसके जो है वो सब पपेट थे, सारे पपेट थे। और नए के पपेट पैदा करना आज भी ताजू के हाथ में। ताजू आज भी लोगों से राब्ते में है। कहाँ से? ये अब हमारे इदारों का काम है, इसको निकालें और लेकर आ। देखिए, ताजू जब तक नहीं आएगा हाथ में, ये यहाँ तक ये चीज़ें, क्योंकि मैं बेसिकली लियारी में मेरा बिजनेस है और लियारी वालों से ही मेरा राब्ता रहता है। वहीं से सारी चीज़ें पता चलती हैं कि मामला क्या है। अब ये नए बच्चे हैं, 14 साल 16 साल 18 साल के बच्चे इस्तेमाल किए जाते हैं जो आगे पर्ची देके जाते हैं। इसके बाद फिर जो है वो अगर पकड़े अच्छा, मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? किस तरह से देखे जाते हैं? क्या देखिए, मेरे को हैरत ये हो रही है कि इस वक्त वो 1 to 5 पे आके बाकायदा दुकान पे भी पर्ची देकर गए। फिजिकली आके पहले तो कोरियर के थ्रू आ रही थी ना एक जमाने। नहीं, आप यकीन फिजिकल आके देकर गए हैं। और अच्छा, अब जिस इलाके में देखे गए उस इलाके में पुलिस को हमने 70 कैमरे लगा के दिए, 80 कैमरे लगा के दिए। 7 मिलियन रुपीस का हमने कमांड एंड कंट्रोल रूम बना के दिया नेपियर पुलिस स्टेशन की हदूद में। वो SHO की नाअहली की वजह से कैमरे चोरी हो गए। इसके साथ आपके केबल काट दिए गए और इसका जो पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं वो गायब हैं। आप आगे देखें वहाँ पे क्या रो रहे हैं कैमरे और वो बॉक्स तो बिलावल हाउस के उस तरफ से भी चोरी हो गया। अब देखें ना, अगर आप आवाम की बात कर रहे हैं, ताजरों की बात कर रहे हैं, वो तो हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जिन लोगों ने काम करना है वो अगर काम डिलीवर नहीं करेंगे तो क्या? हम क्यों हर दफ़ा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ देखें? हमारे थाने मौजूद हैं। थाने का थानेदार वो डिलीवर क्यों नहीं कर रहा? असल जिम्मेदारी तो थानेदार की है ना। बाकी लोगों को और काम भी तो करने। सारे काम छोड़ के सिर्फ इसी पे लगे रहेंगे सब। ठीक है। नहीं, वो कह रहे हैं SIU के साथ मिलके कर रहे हैं। SIU स्पेशल यूनिट है और खास तौर पे इस वक्त जो वासिफ कुरैशी वहाँ पे मौजूद है, उसका मैंने सुना है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पे पहले गोस करके एक लड़का हमने उसके साथ देखा है, वो इंस्पेक्टर ने बड़ा काम किया है। वो CTD में इस वक्त हमें थोड़ी सी नजर आ रहे हैं। 3 लोग जो पकड़े गए उसमें वासिफ कुरैशी का बहुत बड़ा रोल है। उसकी अपनी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि RSTF जो है वो ज्यादा बेहतर काम कर रही थी, जो रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स थी। देखिए, बात ये, उनके पास जो फैसिलिटीज हैं, मैं सही समझता हूँ शायद वो दूसरों बात नहीं, क्योंकि बाद जगह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन रेंजर्स में ऐसा नहीं है। अगर रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स को दोबारा फाल करा दिया जाए तो वो शहर के लिए बेहतर रहेगा। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है हमारे वजीर दाखिला के साथ कि रेंजर स्पेशल टास्क फोर्स को कभी भी आप जो है
डल नहीं होने दें, इनको आप रखें, एक्टिव रखें हमेशा। सिर्फ ये मसला थोड़ी है, ये एक बहुत बड़ा शहर ठीक है। नहीं, शब्बर साहब से इसमें पूछेंगे ना। शब्बर साहब ये बताइए, ये जो एक दिहाई कबल बहुत ज़्यादा केसेस थे, उसके बाद एक बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आए और उसके बाद इन केसेस में बहुत वाज़ेह कमी भी हुई, वो क्या पॉलिसी थी और अब किन गाइडलाइंस के ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं? इंतजामिया किन गाइडलाइंस के ऊपर काम करिए, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए जी, ये ट्रेंड जो है कराची इस ट्रेंड को देखता आया है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो किडनैपिंग को, रैंसम, एक्सटॉर्शन और हीनियस क्राइम को लेके उनकी बड़ी वाज़ेह स्ट्रैटेजी है कि ये जो है इनको जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। इसके अंदर ये जो मखसूस गैंग है जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं मजीद उसमें आपको शायद इससे ज्यादा ना बता पाऊं, कि वो लोग आइडेंटिफाइड हैं और वो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज ट्राई करते रहते हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनको जो है वो कर्टेल कर लेती हैं और वो सिलसिला थम जाता है और वो फिर नए तरीके से फिर क्राइम करने की कोशिश करते हैं। और इस दफा वो इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर रहे हैं और वो व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद इससे उनके बारे में जो है वो इदारों को मालूमात नहीं है। ऐसा नहीं है, सब आइडेंटिफाइड है, हर तरीके से आइडेंटिफाइड है। हाँ। और जो मजे की बात है कि जो पाकिस्तान से बाहर है वो भी आइडेंटिफाइड है और जो पाकिस्तान के अंदर इनके फुट सोल्जर्स हैं वो भी आइडेंटिफाइड है। वो सारे जो भी जो इनके साथ जो फुट सोल्जर्स हैं जो यहाँ पर पर्चियां पहुंचा रहे हैं या गोलियां पहुंचा रहे हैं वो भी सब आइडेंटिफाइड हैं और उनकी भी लिस्ट तैयार हो चुकी है। ठीक है, यानी खातिर जमा रखें, सब फड़े जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, जो आप कह रहे हैं और जो वो बात कर रहे हैं, जाहिर है कि इस वक्त डॉट्स बहुत सारी जगहों पे जो है वो मिल रहे होंगे कि स्ट्रेटजी ज़रूर होगी। शर्जील मेमन भी हमारे साथ मौजूद हैं और शर्जील गोपलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं और शब्बर मलिक साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद जी। शर्जील साहब, एक कोऑर्डिनेशन जारी है इदारों के दरमियान, आप लोगों को इतना ज़्यादा बददिल होने की ज़रूरत नहीं है या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, और ये वो लोग हैं जो पहले ये नए लोग नहीं हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। जब तक हमारे इदारों तक इतला पहुंचती है वो एक्टिव हो जाते हैं। इसमें थोड़ी बहुत गलती, बल्कि मैं ज़्यादा गलती उन विक्टिम्स की है जिन्होंने क्राइम रिपोर्ट नहीं करवाया। अब वो किसी पे एतमाद नहीं कर रहे। तो देखिए, सीधी बात है, CPLC वो इदारा मौजूद है जो हमारी कम्युनिटी के लिए ही, और कम्युनिटी पुलिसिंग जो स्टार्ट की गई थी शहर में जब किडनैपिंग बढ़ गई थी इसीलिए की गई थी और इसने डिलीवर किया है। और आज तक कभी हमारे लोगों को, कराची के अवाम को उस इदारे से कभी परेशानी नहीं हुई। बाकी जगह पे कहीं थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन ये इदारा तो हमेशा बेसिकली तो ये जो पुलिसिंग की जब हम बात करते हैं तो ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है अवाम और पुलिस के दरमियान, एक एतमाद का फुकदान है, इसे क्या आप कहिएगा? देखिए, इसमें मसला आता है SHOs का। अभी एक जगह पर्ची आई, उस दुकानदार ने हमसे रब्ता किया, हमने SSP से रब्ता किया। SSP लेवल तक जितने अफसरान हैं वो बड़े डेडिकेटेड, वो डिलीवर करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने SHO को भेज दिया, SHO ने आके वहाँ पे सारा काम किया। उसने इतना कॉपरेट किया कि वो बंदा पकड़वा दिया, डील करके बंदा पकड़वा दिया दुकानदार ने। उसके बाद SHO आता है और उसको बोलता है कि आप 60,000 रुपये दें, मेरा खर्चा हो गया। अब आप मुझे बताएं, जो विक्टिम है वो अगर वो 50,000 रुपये रिस्क लिया इतना बड़ा, ठीक है, इसने रिस्क लिया, उसकी जान के ऊपर आ गई, उसको सिक्योरिटी रेंजर्स ने भी प्रोवाइड की, पुलिस ने भी प्रोवाइड किया, मैटर था। लेकिन आप देखें, वो SHO आगे अगर उससे पैसा लेगा तो नेक्स्ट टाइम वो कहाँ करे? दोबारा उसको पर्ची आई, उसने कॉपरेट नहीं किया, उसने पैसे देके जान छुड़ाई। असल मसला हम बार बार जो कहते हैं, SHO वो जो है वो इलाके का मालिक वो है जो सही बंदा हो। नहीं तो इसमें क्या है? इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग मस्ट है, होनी चाहिए। आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें पुलिस के साथ। या तो देखिए, CPLC इसीलिए एक उसके ऊपर एतमाद भी है लोगों का कि सब कम्युनिटी के लोग हैं उसमें। देखिए, RSTF बनी, RSTF के ऊपर भी एतमाद है। रेंजर्स के किसी विंग में आपको एक बुला ले, कोई मेजर या कोई सिपाही, आप यकीन करो हर आवाम का हर बंदा जाता है, उसको पता है कि यार यहाँ पे मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, मुझे इज्जत दी जाएगी और मेरे को सपोर्ट की जाएगी। यहाँ पे कुछ काली बेड़ें ऐसी हैं पुलिस के अंदर जिनकी वजह से एतमाद खत्म होता है और क्राइम बढ़ता है। अगर इस चीज़ को मॉनिटर कर लिया जाए, कंट्रोल कर लिया जाए या उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म सही बना लिया जाए तो लोगों का एतमाद जब बहाल होगा तो हर बंदा थाने में क्यों नहीं आएगा? जब हम तक आते हैं, हम तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं है ना, हम तो ताजिर रहनो हैं, लेकिन लोग फिर भी हम तक आते हैं, उसको ये पता होता है कि यहाँ पे जाने के बाद हमें सपोर्ट मिलेगी। असल में गोपलानी साहब, लोग डर जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये डर ख़त्म करना है। अब विद योर परमिशन कुछ नाजरीन हमारे साथ शेयर भी हुई हैं कॉल्स, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो भत्ताखोर हैं।
तो मैं चाहूँगा ज़रा उसको भी हम एक नज़र डालते हैं, सुनते हैं। नाज़रीन ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं, क्या उनका किस तरह का स्टाइल होता है। मुझे बोल दो कि आप कितना कमाते हैं, ठीक है ना, आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है कि आपकी शॉप कितना बड़ा है, ठीक है। भैया केबर चौक पे भेज देना बंदा, केबर चौक नहीं है, केबर चौक पे भेज देना, मैं बंदा भेज दूंगा। भैया कोई ऐसा हेयर पैर नहीं करना दोबारा, हाँ, जो आपने किया था ना, बस खामोशी से बंदा भेज देना, ठीक है भाई। जी अब इस केस का मैं आपको बताऊं, अलमिया ये है कि SHO साहब मेरे पास आए कि हम जो है सादे कपड़ों में पिकेट लगा रहे हैं और इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए। हाँ। और हम बेफिक्र ही हो गए। हाँ। आखिर में पैसे देकर ही जान छूटी, वो SHO साहब डिलीवर नहीं कर पाए, वरना अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं जिस वक्त पीक टाइम था इसका गैंग वॉर का, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, लोग दुकानों पे नहीं आते थे, उन दिनों यकीन करें पुलिस के जो जवान हमारे साथ काम करते थे, कोई भी अगर कॉल आ गई या कोई पर्ची आ गई ना, उस पर पैसे नहीं दिए जाते थे और एंड तक उनको पहुंचाया जाता था और लोग पकड़े जाते थे, फुल फ्राई हाफ फ्राई हो जाते थे। फुल फ्राई हाफ फ्राई वाला सिस्टम भी दोबारा शुरू करना पड़ेगा शहर को अगर बचाना है। अगर शहर को बचाना है तो उस एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा। जी शब्बर साहब क्या कहते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं, CPLC क्या एडवाइस करेगा, क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल जी, इस सिलसिले में हमारी चंद मीटिंग जो हैं वो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी हुई हैं, फाइट एसोसिएशन से भी हुई हैं और जो बिल्डर एसोसिएशन है उनके साथ भी हमारी हुई हैं। हसन बख्शी हैं उनके प्रेसिडेंट और जावेद दिलवानी साहब हैं जो हैं वो कराची चेंबर के हैं, और हमने भी उनको ये कहा है कि जी आप हमें क्राइम रिपोर्ट करें, जब तक रिपोर्ट नहीं होगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक का कॉन्फिडेंस है इदारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर और CPLC के ऊपर कि उन्होंने हमें जितने भी केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं उन सब के ऊपर पॉजिटिव पेशरफ्त है। और आपने 10वें महीने में के शुरू में देखा होगा कि इनकाउंटर में 3 बहुत मतलूब जो हत्याखोर थे वो पुलिस ने इनकाउंटर में मारे गए, वो पुलिस के, तो उसकी वजह से भी इसके अंदर एक वाज़ेह कमी आई और एक क्लियर मैसेज गया है कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी और इसके ऊपर मजीद काम हो रहा है। बट जब तक CPLC को, पुलिस को, थाने को आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक जो है उसके ऊपर काम नहीं हो सकता, क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि पहला स्टेप ही रिपोर्ट होना है। और वो बिल्कुल, अगर आप रेंजर्स को रिपोर्ट करना चाहते हैं, आप पुलिस को करना चाहते हैं, आप CPLC को करना चाहते हैं या किसी और लॉ एनफोर्समेंट, आप जिससे कंफर्टेबल है उसको करें, पर रिपोर्ट जरूर करें। आपके पास बहुत सहूलत है कि आप 1101 पे रेंजर्स को बता सकते हैं, 15 पे पुलिस को बता सकते हैं, 1102 पे आप CPLC को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम सब बैकएंड पे एक पेज के ऊपर हैं, हम आपस में डाटा शेयर करते हैं और हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उसी डाटा को देखते हुए फिर जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो ड्राइव करें। लेकिन शब्बर साहब, आप जो है रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, रिपोर्ट क्यों नहीं किए जाते? ऐसा क्या एलिमेंट है कि जनाब केसेस ही रिपोर्ट नहीं होते, लोग भत्ता मांगते हैं और वो खामोशी से दे देते हैं? देखिए जी, इसमें 2 बड़ी वाज़ेह चीजें हैं, मैं बड़ा क्लियर आपको इससे बता देता हूँ कि जब अमाउंट बहुत कम होता है, लाइक 50,000 या उससे अमाउंट कम होता है, तो लोग रिपोर्ट नहीं करते आमतौर पे, ऐसा हमारा मानना है। तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि चाहे अमाउंट 1,000 रुपए हो या ज्यादा हो या कुछ भी हो, कॉल भत्ते की वसूल हो, आप जरूर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ऑन बोर्ड लें और उनके ऊपर आप भरोसा करें। पहले भी 2013-14 में जब इस कराची के हालात थे तो यही वो एजेंसियां थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी थे, जिन्होंने सबने एक पेज पे आके रिजल्ट दिया था। और इस वक्त भी सिंध के अंदर हाईएस्ट लेवल की मीटिंग्स हुई हैं जिसके ऊपर इसी इशू को टेकअप किया गया और हम बड़े पुरुमीद हैं कि इसके ऊपर सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक पेज पर है और जज बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर मलिक साहब, डिप्टी चीफ ऑपरेशन सिंध CPLC हमारे साथ मौजूद थे। गुपलानी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक ब्रेक की कॉल है, विद योर परमिशन आप छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि आबाद के जो मेंबरान हैं वहाँ पर ये मामला जो है कितना संगीन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे और हसन बख्शी जो कि चेयरमैन आबाद हैं एसोसिएशन फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइए कि इत्तलात हैं कि आपके जो मेंबर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं कराची के, उनको भी अब भत्ते की पर्चियां, एक्सटॉर्शन कॉल्स वगैरह मिलना शुरू हुई हैं, इस तरह के वाक़यात हुए हैं। कहाँ तक सही तासुर है, सही खबर है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल सही खबर है और ये पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा है और मुख्तलिफ हमारे मेंबर्स जिनका ताल्लुक गार्डन ईस्ट से है, गार्डन वेस्ट से है, मलीर से है, क्लिफ्टन से है, जो वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको भत्ते की कॉल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं। बल्कि 2-3 लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ मलीर में हमारे मेंबर के ऑफिस से फायर हुआ, उसके बाद गार्डन ईस्ट में हमारे मेंबर के जो चौकीदार थे उसके ऊपर 3 फायर हुए, गार्डन वेस्ट में उसके कॉन्ट्रैक्टर के आदमियों पे फायर हुए। ये सब कॉल बैरून मुल्क से आते हैं, कहीं ईरान से आते हैं और कहीं दुबई से आते हैं, और वो अपने आप का तारुफ भी कराते हैं और वो मुख्तलिफ पैसे मांगते हैं, कहीं 2 करोड़ रुपए, कहीं 5 करोड़ रुपए और कहीं 6 करोड़ रुपए, और ना देने की सूरत में ये फायर भी करते हैं। अच्छा, एक बात, अभी CPLC के भी लोग थे और यहाँ पर शर्जील गोपलानी साहब भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जनाब जो छोटे छोटे जो डिमांड्स होती हैं लाइक 10,000, 20,000, 50,000 तक की, वो रिपोर्ट नहीं होते। तो आपके यहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ लोग रिपोर्ट नहीं करते या फिर बिल्डर्स जो हैं उनसे करोड़ों में मांगा जाता है? जी, मैंने आपको कहा ना 5-5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं और यकीनन कुछ लोग हमें रिपोर्ट नहीं करते अपनी जान के और अपने बच्चों की वजह से। बट जो रिपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसको आपको वो शेयर कर रहा हूँ कि तकरीबन 7 से 8 लोगों ने रिपोर्ट किया है और हमने तमाम इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सेंसिटिव इदारों को, जिसमें IG साहब हैं, एडिशनल IG साहब हैं, DG रेंजर्स हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका काम है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का, उनको हमने ये तमाम चीज़ें फराहम भी की है और उसमें तो 2-3 लड़के पुलिस मुकाबले में मारे भी गए हैं। बिल्कुल, ये 3 की बात की जा रही है, बहुत सेंस ऑफ रिलीफ भी हुआ उसके ऊपर। लेकिन बख्शी साहब, ये एक RSTF नामी रेंजर्स स्पेशल टास्क फोर्स हुआ करती थी और पिछले मर्तबा जो है वो एक दिहाई क़बल जो है वो बहुत ज़्यादा ये वाक़यात तवातुर के साथ हुए थे, तो उस वक्त एक बड़ी प्लानिंग के साथ इनकी सरकोबी की गई थी। अब आपको फेलियर कहाँ पे नज़र आता है? ये दोबारा इमर्ज क्यों हो रहे हैं ये केसेस? देखिए, बात यह है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं उनका मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने रेड वारंट इशू करवाना चाहिए। और आज पाकिस्तान के जितने अच्छे मरासिम UAE से हैं, जितने अच्छे मरासिम चाइना ईरान से हैं, मैं समझता हूँ उन मरासिम यूज करना चाहिए और इनके प्रॉपर रेड वारंट इशू करके इनको गिरफ्तार करके लाना चाहिए। ठीक है। अगर फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगी और कराची को भी उतनी अहमियत देगी जितनी लाहौर को भी देती है, तो ये मसाइल बहुत हद तक हल होंगे। गोपलानी साहब, जो बात कही इस वक्त बख्शी साहब ने, कितना इसमें वज़न आप कहते हैं? क्योंकि इस वक्त हम जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हो रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा है कि पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया से बेहतरीन लेवल के ऊपर हैं। तो ऐसे में ईरान के साथ भी बात की जा सकती है और ऐसे में ज़ाहिर है कि UAE के साथ भी बात की जा सकती है। नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा हसन बख्शी साहब की इस बात से कि हम चाहें तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इंटरपोल को इन्वॉल्व करके रेड वारंट फेडरल गवर्नमेंट को इन होना पड़ेगा। यहाँ पे आप कहते हैं गो के सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। देखिए, पंजाब में अगर कोई छोटी सी पर्ची भी आ जाए ना, तो अगली दफ़ा वो बंदा ज़मीन पे नहीं होता, वो फिर जो है उसके लिए आखिर कब्र तैयार हो चुकी होती है। ये पंजाब में हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। हमारे यहाँ कंप्रोमाइजिंग है या क्या मामलात हैं या पुलिस के पास वो पावर्स नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी डेवलप, क्योंकि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है और कराची अगर बिज़नेस करता है तो पूरे पाकिस्तान का पहिया चलता है। और यहाँ पर हमें जिस तरह डिस्टर्ब किया जाता है, और अभी से नहीं, आप देख रहे हैं 90s में भी ये हाल था, जो किडनैपिंग जिस तरीके से तवातर से स्टार्ट हुई और फिर CPLC बनाने की नौबत आई और उसके बाद हमने रिजल्ट लिया। फिर इसी तरीके से जब ये बत्ताखोरी शुरू हुई, शेरशाह का सानिया हुआ, इसके बाद फिर जो है CPLC RSTF ने काम शुरू किया, इसके बाद तमाम इदारे एक पेज पे आए, स्कैनर तक जो है CPLC को लेकर दिए गए, तो इसके बाद जाके मामला कंट्रोल में आ चुके थे। अब फिर वही बात है कि जब तक इसकी ऑनरशिप नहीं लेगा कोई, सबसे मेन चीज़ ऑनरशिप जो है वो है थाने की।
थाना जब तक आपका सही एक्टिव नहीं होगा, थानेदार आपको वो लाना पड़ेगा जो आपको काबिल से काबिल बंदा हो। जी बख्शी साहब, जो थाना कल्चर है, जो सारी पुलिसिंग के ऊपर है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, इसके ऊपर आपकी एसोसिएशन क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है थाने के ऊपर, पुलिसिंग के ऊपर? मैं थाने की सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं जनरल बात करूंगा। सिंध में और स्पेशली कराची में, चाहे वो थाना हो, चाहे वो एसडीसी हो, केडी हो, इदारे कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं, इदारे कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से लोग सहमाए हुए हैं, डरे हुए हैं, और जिसकी वजह से सरमायाकारी हो नहीं रही है, जिसका नुकसान ना सिर्फ कराची को, पूरे सिंध को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। मैं सिर्फ थाने कल्चर की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि पूरा जो सेटअप है, कल्चर है, चेंज होना चाहिए, ताकि लोग इत्मीनान से अपनी सरमायाकारी कर सकें, काम कर सकें। दूसरे शहरों से, दूसरे मुल्कों से लोग कराची विजिट कर सके अपने कारोबार के लिए। मीटिंग के लिए हमें दुबई जाना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को दुबई जाना पड़ता है, ऐसा तो ये मुमकिन नहीं है, कब तक चलेगा ऐसा? और जबकि माशाल्लाह हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो हमारे आर्मी इंस्टीट्यूशन हैं, वो दुनिया में बेहतरीन तरीन है। ठीक है, और ये आपकी जो एसोसिएशन है आबाद, वो इन एक्सटॉर्शन के केसेस को लेकर क्या कर रही है, अपने मेंबर्स के लिए क्या कर रही है, क्या उनको गाइड कर रही है? थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वेरी क्विकली। जी, हमने बहुत आसान कर दिया अपने मेंबर्स के लिए। हमने कहा है कि हमें डिटेल नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें रिपोर्ट कर दें, और मैं एज एन चेयरमैन आबाद खुद कंप्लेन रजिस्टर करूंगा, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग परेशान होते हैं। और हमें आईजी साहब ने भी कहा कि हमें भी डिटेल नहीं चाहिए, आप सब हमें शेयर कर दो, किस नंबर से फोन आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस क्या है, किस वक्त आ रहा है, कौन लड़का कलेक्ट करने आ रहा है, अपने यहाँ वीडियो कैमरास लगाओ, ताकि ये लोग आइडेंटिफाई हो सकें। ठीक है, यानी जो असल चीज़ है कि रिपोर्टिंग के ऊपर फोकस किया जाए। हसन बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरमैन आबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और लास्ट कंक्लूडिंग मार्क्स की तरफ एक बार फिर मैं चलूँगा। शर्जील गोपलानी साहब, कितनी आपको उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, अगर इदारे काम करेंगे तो बिल्कुल बेहतर हो जाएगी, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जो बात हसन बख्शी साहब ने कही कि उन्होंने ऑनरशिप ले ली है तमाम कंप्लेंट रजिस्टर कराने की आबाद के लेवल पे, आबाद के मेंबर्स के लिए, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, और यही मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इसी तरीके से एक मैसेज चला दें पब्लिक के अंदर और आवाम के अंदर कि भाई कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है आपको दें, और उसको जिस तरह चेयरमैन आबाद फेस कर रहे हैं इस कंप्लेन को, इस तरीके से चेयरमैन आपका प्रेसिडेंट केसीसीआई और प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई वो अपने ऑन पे इसको रजिस्टर्ड कराएं और उसको फॉलो करें। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी एफपीसीसीआई और केसीसीआई वगैरह इसके ऊपर वाइब्रेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा मुतहरिक नहीं है क्या? आई एम सॉरी टू से फॉर दैट कि केसीसीआई अगर पहले दिन भी इन्वॉल्व होती तो सानिया शेरशाह नहीं होता। केसीसीआई जब इस वक्त इन्वॉल्व होती है या शोर करती है, वो जरा आप लोगों की पॉलिटिकल हो जाएगा, मैं उस डिबेट में नहीं आना चाह रहा, वो जरा जाहिर है कि फिर एसोसिएशन लेवल के ऊपर पॉलिटिकल साइड हो जाएगी। वो कभी जब बैठेंगे कराची चेंबर के लोगों को बुला के तो फिर उस वक्त वो सारी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शब्बर मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन बख्शी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।